नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास से 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और देखिए, इससे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस KVS में, EMIRS में, NVS में, DSSS में बने हैं, हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री के 91 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास से जो है 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोगों को वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से बता देता हूं, देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं KVS NVS का एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। और देखिए, यदि आप लोग थियरी का कोई वीडियो देखकर अपना सिलेबस को कंप्लीट करना चाहेंगे तो नहीं पूरा हो पाएगा। अब देखिए, आप लोग यही कर सकते हैं कि जितना भी PYQ है, मान लीजिए आप लोगों का जो सिलेबस दिया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, केवल आप लोग इन सब का क्या करिए, PYQ हल करिए। PYQ हल करेंगे, उससे भी आप लोग एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि 92 नंबर का यह क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन से यह पूछा गया कि आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। यह क्वेश्चन देखिए EMIRS TGT में पूछा गया था लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था। औरंगजेब का कि बहादुर शाह जफर का कि जहांगीर का कि शाहजहां का। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस क्वेश्चन का औरंगजेब जो होगा वह सही होगा। तो देखिए, आलमगीरनामा का जो संबंध है औरंगजेब से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि आलमगीरनामा मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास है। इस पुस्तक की रचना मिर्जा मोहम्मद गाजिब ने किया है, जो औरंगजेब का दरबारी इतिहासकार था। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक विवरणों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है कि आलमगीरनामा निम्नलिखित में से, देखिए वही क्वेश्चन जो रिपीट कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और देखिए, यहाँ पर नीचे वाला जो है थोड़ा इसमें व्याख्या इंपॉर्टेंट है। आलमगीरनामा की रचना 1688 में मिर्जा मोहम्मद काजिब ने की थी। और देखिए, इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का विवरण है। और औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक भारत के इतिहास में हुई घटनाओं का पहले से लेकर बाद में हुए घटना के हिसाब से सही कालक्रम बताता है। आपको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, उसी क्रम में सबसे अंतिम तक लेकर जाना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है कि होम रूल आंदोलन, फिर दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर देखिए कांग्रेस का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, कि होम रूल आंदोलन हुआ था, कि असहयोग आंदोलन हुआ था। कि यह बताइए कि मुस्लिम लीग का गठन पहले हुआ था, कि सौनज्ञा आंदोलन हुआ था, कि असहयोग आंदोलन, की दांडी मार्च हुआ था, कि असहयोग आंदोलन पहले हुआ था, कि होम रूल आंदोलन हुआ था, कि दांडी मार्च, की भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में, सबको पता है। उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। होम रूल आंदोलन आया था, तब असहयोग आंदोलन आया था। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए, यह क्वेश्चन KVS PRT में यह पूछा गया क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, और देखिए होम रूल आंदोलन का गठन 1916 में, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, कह रहा है कि राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। 1512 में, कि 1001 में, कि 1798 में, कि 1205 में। तो देखिए, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के जो बीच पेशावर का जो युद्ध लड़ा गया था वह 1001 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया। और देखिए, जिसमें जयपाल की हार हुई और उसे पकड़ लिया गया।
परिणाम स्वरूप हार के अपमान के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। 96 नंबर क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? देववर्मन के बीच, कि राजा यशो विग्रह के बीच, कि पृथ्वीराज चौहान के, कि राजा उदय सिंह के? देखिए 96 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। और देखिए इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, बाकी मोहम्मद गौरी की हार हुई थी इस युद्ध में। देखिए वो प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का असली नाम शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। उसने 1175 में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। ये भी याद रखिए एग्जाम में पूछा गया है कि उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया। उसने दो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। पहला देखिए 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। और देखिए 1192 ईस्वी में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और उसी के द्वारा मारा गया था। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने बताना है आप लोगों को किस साल में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया? 1001 में, कि 1011 में, कि 1006 में, कि 1008 ईस्वी में? तो देखिए 97 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1001 में अभी हम लोग यह क्वेश्चन सबसे सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग यही पढ़कर आए हैं। तो व्याख्या देखते हैं कि महमूद गजनी, देखिए गजनवी जो था यह गजनी का शासक था। और हमें आप लोग कमेंट करके बताया कि यह जो गजनी है वर्तमान में किस देश में यह पड़ता है, जिसने 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा आप लोग, महमूद जो गजनवी था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का जो मुख्य कारण था वह भारत की संपत्ति को लूटना था। इसने 1001 ईस्वी में हिंदुस्तानी राजतंत्र के सीमांत प्रदेशों के राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? मांडवी दरवाजा को, कि बदायूं दरवाजा को, कि गुल दरवाजा को, कि दिल्ली दरवाजा को? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बदायूं दरवाजा को बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में बदायूं दरवाजा को इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था, जो भारत घूमने आया था। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को देश का यह निवासी था। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ बताना है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश है उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा आया था आपको बताना है। बताइए पहले तुगलक वंश होगा, कि गुलाम होगा, कि खिलजी होगा, कि लोधी होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आया था वह आप लोगों का गुलाम वंश आया था। तो देखिए 2 नंबर क्या होगा यहाँ पर, सेकंड नंबर सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद देखिए आप लोगों का खिलजी वंश आया था, तब आप लोगों का तुगलक वंश आया था, तब देखिए सैयद वंश आया था, तब लोधी वंश आया था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सैयद वंश है ही नहीं, तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, तब खिलजी वंश आएगा, तब तुगलक वंश आएगा, तब लोधी वंश आएगा। यानी 2 3 1 4 कहाँ दिया है? 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर ए देखिए इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए NVS TGT PGT में यह क्वेश्चन से पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का आरोही क्रम। देखिए गुलाम वंश इसका समय काल है, आप लोग याद रखिएगा 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, और देखिए लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दिया कि दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के, कि औरंगजेब के, कि फिरोज शाह तुगलक के, कि अकबर के द्वारा? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो चोर मीनार है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स 13वीं शताब्दी की मीनार है। यह दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए इस मीनार का इस्तेमाल किया जाता था।
101 नंबर देखिए, क्वेश्चन यह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। आपको बताना है कि खिलजी वंश से पहले कौन थे, गुलाम एवं लोदी वंश, कि सैयद एवं लोदी वंश, कि गुलाम एवं तुगलक वंश, कि तुगलक एवं लोदी वंश। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह यहाँ पर देखिए कोई भी विकल्प नहीं हुआ, क्योंकि सभी गलत दिया है। यहाँ पर खिलजी वंश से पूछा है तो गुलाम के बाद तुरंत खिलजी आता है, तो खिलजी से पहले गुलाम तो होगा आपका, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उसके साथ मेल नहीं खाता है, तो यहाँ पर देखिए इसलिए इसका कोई भी विकल्प सही नहीं दिया है। व्याख्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। और देखिए दिल्ली सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों, इतिहासकारों और शासकों की शरण स्थली बनी। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों का शासन रहा, जैसे कि आप लोग जानते हैं गुलाम अथवा इसको देखिए मामलुक वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करा कि खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था। अब देखिए आप बताइए, खिलजी के बाद क्या होगा, गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक वंश आया था तुरंत। तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिया भी है खिलजी के बाद तुगलक वंश ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग पूरा PYQ भी पढ़ लेंगे तो भी एग्जाम में आप लोग 20 में से और करंट अफेयर भी पढ़ लेंगे तो 20 में से तो 17-18 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेंगे। तो देखिए लिखा है कि 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश आप एक बार सन इसका याद रख लीजिएगा जो शासनकाल है। देखिए बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था पराजित करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया। और देखिए इब्राहिम लोदी संभवतः युद्ध में मारे जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक था। देखिए अभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्यकाल का वो प्रथम शासक कौन था जो युद्ध में मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी था। 103 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। मोहम्मद बिन तुगलक, की कुतुबुद्दीन ऐबक, की अलाउद्दीन खिलजी, की इब्राहिम लोदी। देखिए 103 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही होगा। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था यही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल दिया 1325 से 1351 ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां तथा उसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। और देखिए रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। एग्जाम में देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि रेहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की पुस्तक है। और इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए अमीर कोही या दीवाने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछ लेगा कि दीवाने अमीर कोही या अमीर कोही का संबंध किस विभाग से है, तो कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, देखिए कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद थी। बताइए गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद कौन कौन सा है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और कौन सा मीनार, ढाका के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, कि लाहौर के सुल्तान, कि अफगानिस्तान के सुल्तान। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा दिल्ली के सुल्तान। व्याख्या दिया कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 1206 से 1210 तक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है, ये भी याद रखिएगा। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एवं इसके साथ जुड़ा किबला दीवान है। क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा। किसने, फिरदौसी ने, कि उमर खयास ने, कि अमीर खुसरो ने, कि इब्न बतूता ने। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी यहाँ पर से होगा। तो अलाउद्दीन के शाही दरबार को अमीर खुसरो
जो था यही कवि था, यही नवाजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए हिंदी खड़ी बोली के जनक तथा प्रसिद्ध शायर, गायक एवं साहित्यकार अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है हिंदी खड़ी बोली के जनक इन्हें ही माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार के महान कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन सहित 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। याद रखिएगा, जो ये अमीर खुसरो हैं इन्होंने अलाउद्दीन सहित 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? चांद बीबी की जेब उन निसा की जहांरा की रजिया सुल्तान? तो देखिए एक आसान क्वेश्चन से आप सब लोग इसको आसानी से कर लिए होंगे। तो रजिया सुल्तान यहाँ पर सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। व्याख्या सीधे देखते हैं। देखिए रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासका थी और उसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान जो थी यह गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में कि औरंगाबाद में कि अजमेर में कि बीजापुर में? देखिए 107 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो भारत में प्रसिद्ध जो गोल गुंबद स्थित है यह बीजापुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर किए, चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन देखिए आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग करते हैं और साथ में कमेंट करते हैं तो थोड़ा मुझे और भी मोटिवेट मैं होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और बाकी शेयर तो आपके हाथ में है। और इसी प्रकार के कंटेंट पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बीजापुर सही यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबद देखिए मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण 1656 में वास्तुकार दाबुल के याकूत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, आपको बताना है कि यह अवध राज्य के संस्थापक थे कि दिल्ली के कि हैदराबाद के कि बंगाल के? तो देखिए यह जो थे यह हैदराबाद के संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ जो थे यह हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य 1724 ईस्वी तथा आसफ जाही वंश की स्थापना की। वह मुगल सम्राट के अधीन दक्कन का वायसराय था। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां यानी निजाम उल मुल्क को दक्कन के 6 सूत्रों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसकी मुख्यालय औरंगाबाद थी। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती का कि मोइनुद्दीन चिश्ती का कि बाबा फरीद का कि हजरत निजामुद्दीन का? तो देखिए 109 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यह भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, याद रखिएगा। इन्होंने ईश्वर के साथ एकात्मकता पर जोर दिया। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय इस्लामिक संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1707 में कि 1705 में कि 1710 में कि 1712 में? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वह 1707 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आप लोगों का जनरल अवेयरनेस और देखिए कंप्यूटर जो आप लोगों का सिलेबस है केबीएस एनबीएस में और हिंदी, इन सभी का आप लोगों को जो है पीवाईक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए यदि आप लोगों के चैनल थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी पीवाईक्यू है मैं आप लोगों को सभी चैनल पर करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग व्याख्या देखते हैं कि औरंगजेब 6वां और व्यापक रूप से अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट माना जाता था। 88 वर्ष की आयु में 1707 ईस्वी को अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी इच्छा के अनुसार उसे उसके आध्यात्मिक गुरु फकीर बुरहानुद्दीन की दरगाह के पास दफनाया गया। उसकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद गाँव में है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो देखिए बताइए 1526 में कि 1512 में कि 1504 में कि 1517 में? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा।
व्याख्या देखते हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि जहांगीर की राजसी उपाधि किस मुगल सम्राट द्वारा अपनाई गई थी? नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम के द्वारा, कि शहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम के द्वारा, कि जलालुद्दीन मोहम्मद के द्वारा, कि मुईउद्दीन मोहम्मद के द्वारा? तो देखिए 112 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जहांगीर की राजसी उपाधि जो है वह नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम के द्वारा जो है अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए जहांगीर यानी कि सलीम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। वर्ष 1605 में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल गद्दी पर सत्तासीन हुआ। जहांगीर को देखिए न्याय की जंजीर के कारण स्मरण किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी। 1605 में, कि 1620 में, कि 1610 में, कि 1615 में? देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1615 यहाँ पर सही होगा। तो राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष 1615 में हस्ताक्षरित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक था। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, दिया है कि पहले मुगल शासक कौन थे? शाहजहां, कि हुमायूं, कि बाबर, कि अकबर? देखिए 114 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले जो मुगल शासक थे, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबर थे। शाहजहां तो अंत में आएगा, बाबर के बाद अकबर आएगा, तो ये लेट से आएंगे सब। तो मुगल पहले जो मुगल शासक थे वह बाबर ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए बाबर भारत आने वाला पहला मुगल सम्राट था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा मुगल वंश की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध देखिए 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और गाजी की उपाधि धारण की थी। पूछ लेगा कि किस युद्ध में जो है बाबर गाजी की उपाधि धारण किया था? तो खानवा के युद्ध के बाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, बिना हमें कहे लाइक भी नहीं करते हैं। देखिए आज मैं इस वीडियो का टारगेट में रखा हूँ कि 100 लाइक रखा हूँ। देखते हैं कि आप लोग 100 लाइक कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, तो आप लोग के हाथ में है। और देखिए पता नहीं कौन से लोग आते हैं हमारे चैनल पर जो हमारे वीडियो को डिसलाइक कर भाग जा रहे हैं। पता नहीं किसी चैनल के द्वारा भेजे जाते हैं कि कोई चैनल वाला ही है। डेली मैं देखता हूँ, देखिए जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत डिसलाइक कर सब भाग जाते हैं। ये नहीं देखता कि कंटेंट क्या है, कुछ नहीं मतलब रहता, बस जो अपलोड होता है तो डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो देखिए इन लोगों का जवाब आप लोग लाइक कर देख सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग 100 लाइक कर देंगे तो इस वीडियो को भले लोग डिसलाइक करेंगे, कोई जो है नुकसान नहीं होगा। नहीं तो नुकसान यही होता है डिसलाइक करने से कि यह वीडियो आप लोग तक यह पहुँच नहीं पाती, इसका रैंक जो है डाउन हो जाता है वीडियो का। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन दिया है कि मुगल साम्राज्य में उस सेनापति का क्या नाम था जिसने अपने शुरुआती दिनों में अकबर का मार्गदर्शन और देखभाल किया था जब अकबर 14 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था? टोडरमल, मान सिंह, बैरम खां, कि अधम खान? तो देखिए बैरम खां था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। देखिए NVS PGT में क्वेश्चन पूछा गया था। बैरम खान एक सैन्य कमांडर था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र अकबर को संरक्षण 1556 से 1560 ही प्रदान किया था। अकबर 14 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। बैरम खान ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल के दौरान कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था? किसानों की गतिशीलता, की भूमि की बहुतायत, की वर्षा आधारित कृषि, की उपलब्ध श्रम? तो देखिए 116 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। वर्षा आधारित कृषि जो है यह कृषि के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा।
व्याख्या दिया कि मुगल काल में जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थीं। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ चावल की खेती होती थी। कम बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं व ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? अंबरीन कलम की, जारीन कलम की, रोशन कलम की, कामतारीन कलम? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा, जारीन कलम इसको कहा जाता था। मुगल दरबार में जो सुलेखकों को जो स्वर्ण कलम की उपाधि प्रदान की जाती थी उसे जारीन कलम कहा जाता था। देखिए अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में मोहम्मद हुसैन एक थे। उन्हें अपने अक्षरों के पूरी तरह से आनुपातिक वक्रता की मान्यता में जारीन कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा अब्द अल रहीम को अंबरीन कलम यानी एम्बर पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया था? परमार की, प्रतिहार की, राठौर की, सिसोदिया? तो देखिए 118 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। जो यह देखिए सिसोदिया जो वंश है यह अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। आज हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 1556 होगा, 500 नहीं होगा। जिस गुहिल वंश की स्थापना हुई बाद में वही देखिए गहलौत वंश बना और इसके बाद यह सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। मेवाड़ से संबंधित यह वंश अपनी समृद्धि परंपरा, अद्भुत शौर्य एवं अनूठी कलात्मक अनुदानों के कारण संसार में प्रसिद्ध है। स्वाधीन एवं भारतीय संस्कृति की अभिरक्षा के लिए यह एकमात्र राजपूत वंश था जिसने उस समय के शक्तिशाली मुगल शासक अकबर के सामने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के मध्य, कि अब्दाली और मराठे के बीच, कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा। और देखिए इसी के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस विजय के साथ भारत क्या लिखा है कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। और देखिए बाबर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था, तब हुमायूं के बाद अकबर आया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? जहांगीर के, कि शाहजहां के, कि औरंगजेब के, कि अकबर के? तो देखिए यह जो था जहांगीर के समय में चित्रकारी जो था ये अपने शासनकाल में शिखर पर था, जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और देखिए इसके शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन थे। इन चित्रकारों का नाम याद रखिएगा। जहांगीर ने इन्हें क्रमशः यानी कि उस्ताद मंसूर को नादिर अल अस्र तथा अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृतियों में 15वीं-16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? बाबरनामा, कि हुमायूंनामा, कि आईने अकबरी, कि तुझके जहांगीरी? आपको यहाँ पर कूट कर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा, यानी कि 1 और 2 होगा, बाबरनामा और हुमायूंनामा। सीधे व्याख्या देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का। देखिए 15वीं-16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मुगल शासक बाबर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा से तथा गुलबदम बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? अकबर, की बाबर, की जहांगीर, की शाहजहां? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाबर जो था यह एक कवि भी था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं।
मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को कवि के रूप में भी जाना जाता है। इसने एक नए तरह के छंद मुबैयान का सृजन किया था। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि मुबैयान का सृजन किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक रचना तुर्की भाषा में की। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बाबर अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की भाषा में। इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया था। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग कुल जो पढ़े हैं वह 27 से 28 क्वेश्चंस पढ़े हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसमें हम लोग पूरा यह मध्यकालीन इतिहास जो हम लोग इंड करेंगे, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत पर आएंगे। तो उसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, पूरा हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, अंत में मैं यही कहूँगा, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़कर हिंदी का, कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का पूरा तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।